I am Chandra Bharti. I have secured rank 2 in 65th BPSC combined examination. I have completed my class 10th from DAV Public School Pakur with 10 CGPA. I have done my class 12th from Delhi Public School Bokaro Steel City. I have done my graduation in BTech Civil Engineering from BIT Sindri Dhanbad in 2017. अब अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मैंने रैंक 2 सिक्योर किया है 65th BPSC में। पहले मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का बता दूं। मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंधी से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो हमारा फोकस कभी भी प्रीलिम्स फोकस स्टडी पे नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर हमें प्रीलिम्स कम्स मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही करा है कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में फोकस कर रखा था स्टार्टिंग से ही। जैसे कि मैं 2017 में पास आउट होने के बाद मैंने थोड़े टाइम सेल्फ स्टडी को दिया। 1 साल के लगभग मैंने खुद से सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे वर्क किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर बीपीएससी 64th में अपीयर हुई। 64th बीपीएससी में मैंने 684 रैंक हासिल किया और मुझे रिवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली थी बिहार रिवेन्यू सर्विस। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है बीपीएससी में जिसमें मैंने सेकंड रैंक अटेम्प्ट करा है। और पिछले वाले 64th बीपीएससी में भी मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ही था। तो 2018 में मैंने बीपीएससी 64th का एग्जामिनेशन दिया था फर्स्ट टाइम दिसंबर में प्री ओरिएंटेड। मैं जब 2017 में मैंने जब कॉलेज छोड़ा मैं पास आउट हुई तो उस समय मैंने 2017 से 2018 मिड तक मैंने पूरे 1 साल सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को दिए क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मुझे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है। तो मुझे इस पर बहुत अच्छे से फोकस करके वर्क करना पड़ेगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है बीआईटी सिंधी से और मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेके कि सिविल इंजीनियरिंग को मैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसे रखा। मैंने पूरे 1 साल सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से दिए। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग को साथ में। बट मैंने ये मेक श्योर करा था कि मैं साथ में डेली जो एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह होते हैं और प्रीलिम्स से फोकस न्यूज़ जो होते हैं यानी कि द हिंदू पेपर और भी एक पे न्यूज़ पेपर है इंडियन एक्सप्रेस जो मैं फॉलो करती थी। इन चीज़ों को मैंने रेगुलरली अलॉन्ग विथ माई टेक्निकल स्टडी जो कि सिविल इंजीनियरिंग था मैंने इसे कैरी ऑन करके रखा। उसके बाद 2018 में 64th के बीपीएससी का प्री हुआ। तो 64th के बीपीएससी को मैंने बहुत सोच समझ के नहीं दिया था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग पूरे साल पढ़ रही थी। तो 64th बीपीएससी में जब मैं अपीयर हुई और मुझे उसमें फाइनल सक्सेस भी मिला। आई गॉट रैंक 684 एंड आई वॉज एलोकेटेड बिहार रिवेन्यू सर्विस। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ कॉन्फिडेंस आया जब प्री निकला बीपीएससी 64th का कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। और तब से मैंने फिर सोचा कि हाँ बीपीएससी को अगली बार अच्छे से देना है, एकदम डिटेल्ड वे में अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। तो फिर 65th बीपीएससी की बात करूँ जिसमें मैंने रैंक 2 हासिल किया है तो इसको लेके मैंने फिर आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया अपना पोर्शन अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे। उसके बाद मैंने जीएस के सारे पोर्शंस पढ़ने शुरू किए। जीएस मैंने कहीं ना कहीं कॉलेज में भी पढ़ रखा था क्योंकि कॉलेज के 4 साल ऑब्वियसली आप सिर्फ अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो, आप अपनी कई नई सारी डाइवर्स रुचि को एक्सप्लोर करते हो। तो जीएस कहीं ना कहीं मेरी पढ़ना हॉबी थी कॉलेज में। तो मेरा बेस जो भी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब मैंने कहीं ना कहीं कॉलेज में तैयार करके रखे थे इन द बैक ऑफ माइंड। भले मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें नहीं करी थी बट मैंने एज अ हॉबी और न्यू चीज़ें सीखने के लिए इसे एक्सप्लोर कर रखा था। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने कॉलेज में 4 साल पढ़ ली थी अलॉन्ग विद सिविल इंजीनियरिंग उस चीज़ ने मेरे जीएस के जब जो स्टडी थी टारगेटेड स्टडी थी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करी। तो फिर 2018 में उसके बाद से मैंने अच्छे से जीएस को तैयार किया, जीएस के सारे पेपर्स को तैयार किया और फिर उसी साल 2019 में मेंस भी था। 64th बीपीएससी का मेंस था तो वो भी मैंने दिया अपीयर किया अलॉन्ग विथ मैं जो अपना स्टडी करी थी टारगेटेड स्टडी मैं करती रही।
फिर अब मैं ये बोलना चाहूँगी, ये मेरा बैकग्राउंड था 65th बीपीएससी से पहले। अब मैं बताना चाहूँगी स्पेशली फॉर 65th बीपीएससी। तो 65th बीपीएससी में के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को सीरियसली दिया है और मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रैक्टिस करी है, दोनों फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाई है, इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी थी मेरी। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी है और इसमें मेरे छोटे भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ही मेड मी अवेलेबल मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ तक मैं बहुत एक्सप्लोर नहीं करती थी क्योंकि मुझे वो खुद ही ढूंढ के दे देता था मेरा छोटा भाई मुझे। तो मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो या फिर ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल हो, कहीं ना कहीं उसने मुझे अवेलेबल करवा दिया ईजिली। और मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो मैंने किसी कोचिंग का सहारा कभी नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं परिवार का भी सपोर्ट इतना था हर वे में कि मुझे कभी भी कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडी वॉज एनफ फॉर मी। और वैसे भी अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने हो गए हैं कि आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में रिलीजियसली स्टडी करो। तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह और प्रीलिम्स मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड वे में रख के पढ़ा स्टार्टिंग से ही। और फिर जब जैसे ही प्रीलिम्स पास आया 65th बीपीएससी का, तो मैंने प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से मैंने अपना टोटल फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे कर दिया। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार का जो प्रीलिम्स होता है बीपीएससी का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स। उसमें आपको बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री ये सब पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पेशली 2 महीने प्रीलिम्स फोकस स्टडी करा। मैंने इसके लिए मैं कुछ बुक्स का लिस्ट देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बिहार स्पेसिफिक स्टडी लूसेंट बुक से करी है। और बाकी तो जो भी बेसिक स्टडीज़ है, जैसे कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास रमेश सिंह है। जो चीज़ मैंने प्रेफर करी है, मृणाल की भी बुक्स, मृणाल का की भी हैंडबुक काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से मैंने स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने सारी बुक लिस्ट उन चीज़ों को अच्छे से, जो बेसिक स्टडी है वो कहीं ना कहीं मेरा पहले से तैयार था। मैंने 2 महीने पहले से स्पेशली बिहार ओरिएंटेड स्टडी और साथ में जो करंट अफेयर्स, क्योंकि बिहार में जो करंट अफेयर्स पूछते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछते हैं दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट्स व्हाट आई फील। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग है बाकी से। तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेटेड वे में स्टडी करनी ही होती है। तो मैंने वही करा। और मैंने जो भी बिहार के करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही पढ़े हैं, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल से पढ़ लिए मैंने। और इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया प्रीलिम्स को 2 महीने पहले से। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बीपीएससी में आपके पास एक एज होता है कि उसमें एक तो 10 क्वेश्चंस आते हैं जो क्वांट या फिर जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हैं उससे आते हैं। तो मैंने ये तो मेक श्योर करा कि आई स्कोर 10 on 10 या फिर मिनिमम 10 on 9 ऑन दोज 10 क्वेश्चन। उसके अलावा 20 to 25, 30 क्वेश्चंस पूछते हैं जो साइंस एंड टेक से होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता ही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होती है। तो मैंने ये भी मेक इंश्योर करा कि वो जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस है वो मुझसे बिल्कुल ना छूटे और मैं एटलीस्ट इन दोनों ये जो इजी पोर्शंस है इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। तो और ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी सब लोगों को कि अगर आप इन दोनों एरियाज़ को अपने कमांड में कर लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स तो एटलीस्ट एकदम फिक्स हो जाते हैं। और जो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मार्क्स, बहुत ह्यूज मार्क्स है, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ के लिए यहाँ 1-1 मार्क्स की लड़ाई होती है। तो फिर इस तरीके से मैंने बीपीएससी, इसके अलावा बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, वो उसके लिए आपको कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स जानने होते हैं। तो मैंने वो सब चीज़ें भी प्रिपेयर करी। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से मैं बिल्कुल लग गई थी इस चीज़ में कि हाँ अब तो सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स है। मैंने फोकस्ड उसी चीज़ को लेके स्टडी करा। फिर बीपीएससी प्री हो गया और उसके बाद फिर मैंने जब बीपीएससी प्री हो गया तो ऑब्वियसली मैंने इससे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी थी। 2018 ऑनवर्ड से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और एक और चीज़ थी कि चूँकि मैं ऑलरेडी अपीयर हो चुकी थी 64th में, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि हाँ एक एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पहले से मेंस एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस होता है
तो आई फील कि डेफिनेटली यू हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज आपको ये पता होता है कि आपने पिछली बार किन चीज़ों में लैग कर रखा है, या फिर आपको उस माहौल में लिखने में कठिनाई हुई थी या टाइम क्रंच हुआ था, ये आपको कहीं ना कहीं पता होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों से भी सीख लिया, क्योंकि 64th BPSC के टाइम में मैंने कुछ चीज़ें फेस करी थी, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उस समय नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ पे अच्छे से वर्क कर रखा था, कर लिया, और कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। इस चीज़ का एक और मैं बोलूँगी कि हमें जैसे कि जो चीज़ें मैं करती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा मैं जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं उसी में रेगुलरली पढ़ती थी। कहीं से मेरा भाई मुझे डाउनलोड करके भेज देता था, मैं बिल्कुल उस चीज़ को पढ़ लेती थी, मैं उस चीज़ को पढ़ लेती थी। और इसके अलावा मैं अपने भाई के लिखे हुए आंसर्स को भी चेक करती थी, तो मुझे ये फील होता था कि हाँ मैं इसमें और कितना ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये टॉपर्स की आंसर राइटिंग और साथ में मेरे भाई के जो आंसर्स वगैरह रीड करने और उसे करेक्ट करने की जो आदत थी, उसने मुझे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप दूसरे को जज कर रहे होते हो किसी भी आंसर बेसिस पे, तो आप उस चीज़ में आप खुद को ज़्यादा परफेक्ट बना लेते हो। आप जहाँ भी लैग कर रहे हो उस चीज़ में आपको पता होता है कि हाँ आप इस चीज़ को और बेटर आप लिख सकते हो। तो इन सब चीज़ों ने कंबाइंडली मुझे मेरी जो हॉलिस्टिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, जो हॉलिस्टिकली कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी आंसर होता है उसमें आपको सारे डायमेंशंस कवर करने होते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों से अच्छे से सीखा, वेल प्रैक्टिस करा आंसर राइटिंग, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। कहीं ना कहीं मैंने रैंक 2 अचीव किया है 65th BPSC में, काफ़ी कुछ सीखा है 64th BPSC से। तो मैं फिर बेसिकली मेंस के लिए आपके पास 6-7 महीने होते हैं आफ्टर प्री, और जैसा कि मैंने बोला कि उससे पहले से आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर लेनी चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की। बाकी 6-7 महीने आप मेनली टारगेट दो मेंस पे, क्योंकि वो भी टाइम इनफ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले मेंस हो चाहे प्री हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि BPSC ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड पता होने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो प्री में हो चाहे मेंस में हो, वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपने उन चीज़ों को पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप उसमें टाइम सेव कर लोगे। और टाइम कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उस 3 घंटे में, तो ये तो हर इंसान को पता है। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अलॉन्ग विथ जो भी मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। अब पेपर 1 की बात करूँ, GS पेपर 1 की, मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 पेपर्स होते हैं जिसके मार्क्स आपके ऐड ऑन होते हैं। GS पेपर 1, पेपर 2 और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट इज कैरिंग 300 मार्क्स। इसके अलावा एक और पेपर होता है जो हिंदी का होता है, बट दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो GS पेपर 1 की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें आपके हिस्ट्री होते हैं, स्टैट्स वाले पोर्शन होते हैं और बीच में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन होते हैं। जो और इन करंट अफेयर्स में मेनली आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इशू, मुझे लगा ऐसा कि ऐसे पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने ये जो पार्ट 1 होता है GS पेपर 1 का, यानी कि हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो इस चीज़ को तो मैंने कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस कर रखा था, क्योंकि आपको पता होते हैं जैसे कि कुछ आर्ट्स होते हैं, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, ये सब चीज़ें हर साल इंटरचेंज करके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि अगर इस साल ये पूछा है तो ज़्यादा चांसेस होती है कि अगले साल ये पूछेंगे। तो फिर मेरा वहाँ पे टाइम सेव हुआ। बट हाँ, वन थिंग आई विल ऐड अपॉन कि मैंने स्टार्ट हमेशा स्टार्ट से करा है। मैं इस चीज़ को इंश्योर करती हूँ कि स्टैट्स के जो 2 क्वेश्चन है 36 मार्क्स के, उस चीज़ को मैं परफेक्टली बना के आऊँ। तो मैं इसने स्टार्ट से करा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो शुरू में, तो उस समय आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, तो आप इजीली बिना गलती किए उस चीज़ को बना सकते हो। तो ये चीज़ मैंने करी कि मैंने सबसे पहले स्टैट्स को अटेम्प्ट करा एंड मेक इंश्योर करा मैंने कि वो जो 72 मार्क्स है वो मुझसे बिल्कुल कहीं नहीं छूटे। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा तो एग्जामिनर्स नहीं काटते होंगे अगर आपके आंसर्स वगैरह सही हो, बिकॉज बाकी तो सब्जेक्टिव चीज़ है।
उसके बाद मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन अटेम्प्ट करा क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखी थी। फिर जो सेकेंड बार जो पार्ट 2 था उसका, यानी कि करंट अफेयर्स वाला, फिर मैंने उसे अटेम्प्ट करा। और ऑब्वियसली पहले की जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी उसने मुझे स्पीड दिया जल्दी से जल्दी सोचने के लिए। जो मुझे जो जल्दी सोचने वाला पार्ट आता है, ये कहीं ना कहीं जो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी उसी से हुआ। मैंने टाइम पे पेपर ख़त्म किया। फिर जीएस पेपर 2 की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा डायनेमिक नेचर का मुझे लगा, क्योंकि उसमें पॉलिटी होते हैं, साइंस एंड टेक होते हैं, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। तो उस पेपर को भी मैंने सही से प्रॉपर अटेम्प्ट करा। मैंने सबसे पहले तो साइंस एंड टेक और पॉलिटी के क्वेश्चंस करे और फिर जीएस पेपर 2 के जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है उसे मैंने अटेम्प्ट करा। बट हाँ, और फिर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे लोगों को लगता है, एक मिथ है लोगों में कि आपको कहीं जगह मैंने सुन रखा है कि पेपर्स भरने होते हैं आपको, जैसे कि आपको 36 पेजेस आई थिंक मिलते हैं अराउंड बीपीएससी के हर पेपर में। तो आपको लोगों को लगता है कि द मोर लेंथियर यू राइट द मोर यू विल गेट। बट मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा है, क्योंकि सिर्फ लिखना, मैं ये नहीं बोल रही कि लेंथी मत लिखो, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने उसमें सारे डायमेंशंस को नहीं कवर कर रखा है तो ऑब्वियसली आप कितना भी लंबा लिख लो तो वो मार्क्स फेचिंग नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप आंसर्स लिखते हो तो उसमें सारे डायमेंशंस को कवर करो, और वो कहीं ना कहीं अगर आप सारे डायमेंशंस को कवर करते हो तो वो 3-4 पेजेस का, 3.5-4 पेजेस का तो हो ही जाता है। तो आपको लेंथ की चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है तो फिर आप ऑब्वियसली उस चीज़ को हॉलिस्टिकली कवर करके अच्छे से आंसर लिख के सारे पेजेस ने जितने भी होते हैं आपके नेसेसरी, रिक्वायर्ड एंड अंटिल योर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने ये चीज़ें पहले भी बोली हैं कि मैं किसी भी आंसर को कंप्लीट नहीं मानती थी अंटिल अनलेस आई फेल्ट कि हाँ, हम सेटिस्फाइड है, मुझे इससे ज़्यादा अब इसमें नहीं आता है, मैंने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया इसमें। तो ये तो हुई जीएस पेपर 2 की बात, पेपर 1 की भी बात। अब मैं कमिंग टू माय ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 3 था, तो मैंने कुछ गलतियां करी थी अपने 64th बीपीएससी में, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने लास्ट टाइम ऑप्शनल पेपर में 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे ऑप्शनल पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें एक पोर्शन आता है फॉर्ट्रन लैंग्वेज का, जो फॉर्ट्रन प्रोग्रामिंग होता है। तो मैंने उस पार्ट को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया था और मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रखे थे, इसीलिए मुझे वहाँ जाके एग्ज़ाम में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम और मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। बट इस टाइम मैंने इंश्योर करा कि मैं फॉर्ट्रन लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ के जाऊँ ताकि मेरा ऑप्शनल पेपर अच्छा हो। और इस बार मैंने अपने ऑप्शनल पेपर पे इंक्लूडिंग दैट फॉर्ट्रन लैंग्वेज मैंने वर्क करा और वो अकेले 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यू कैन थिंक कि 50 मार्क इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस एज कम्पेयर टू व्हाट आई स्कोर्ड इन 64 बीपीएससी। तो ये हुई मेरी ऑप्शनल पेपर जीएस पेपर 1, पेपर 2 और हिंदी का। तो जैसे आप लोग सबको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब इसके बाद मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो आपका जब भी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है या फिर वंस आप मेंस लिख लेते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा और नहीं भी है इन केस, अगर आपको लगता है कि मैंने इस बार पेपर में कुछ चीज़ें को नल करके आई हूँ या नल करके आया हूँ और शायद मेरा ना हो, तो भी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि डोंट गेट डिप्रेस्ड इन दैट, क्योंकि आपको अपने आंसर्स को आपके आंसर्स को आप नहीं, अब एग्जामिनर जज करेगा। तो ऑब्वियसली अब एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा और क्या पता आपने मे भी कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी हों बट एग्जामिनर्स ने आपको अच्छे मार्क्स दिए। वो सब्जेक्टिव पेपर है, सारे एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आंसर को देखने का अलग अलग होता है। तो आप फिर भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रह के अगर इंटरव्यू का तैयारी करो। एक इंटरव्यू के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू 2 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, 3 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, या फिर 1 मंथ ऑफ रिग्रेस अगर आप इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट्स लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट आई थिंक कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो
एक हॉलिस्टिक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट शो करता है। जैसे कि जो मेरा एटीट्यूड है बचपन से, या फिर मैंने जो एज ए ओवर अ टाइम कल्मिनेट करा है अपने अंदर, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है ये इंटरव्यू प्रोसेस में। तो फिर मुझे लगता है कि इंटरव्यू सिर्फ 2-3 महीने की चीज़ें नहीं है, ये आप जो हमेशा से अपना एटीट्यूड रख रहे हो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये चीज़ें बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो, आप डे 1 जब से आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब से आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप एक अच्छे इंसान, आप एक समझदार इंसान जो सोसाइटी की हर चीज़ों को समझने के काबिल हो जाता है, वैसा बनने लगते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एटीट्यूड उस दिन से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। लास्ट में जो आपको करना होता है वो है ये ब्रशअप करना कि हाँ, जैसे मैं जो भी करंट अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं या करंट इश्यूज चल रहे हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे से रिलेटेड लोग जो जुड़े हैं, या फिर मेरे एरिया से जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इन कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, रिगार्डिंग फैक्ट्स, फिगर्स और भी कुछ चीज़ें। बट वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपसे केस स्टडीज़ वगैरह भी पूछे जाते हैं, केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं। इसके अलावा वो आपसे बहुत आउट ऑफ कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसलिए मैंने ये चीज़ कहा कि ये आपका एक कल्मिनेशन प्रोसेस है, एक थॉट डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ पे वर्क कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए, क्योंकि वो चीज़ आपका इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ में काफ़ी एडवांटेज मिला है, बिकॉज 64th बीपीएससी में जब मेरा दीप्ति झा मैम का बोर्ड था तो आई सिक्योर्ड 90 मार्क्स विच वॉज द हाइएस्ट इन 64th बीपीएससी इन इंटरव्यू। तो मुझे लगता है अभी 65th बीपीएससी का मार्क्स आउट नहीं हुआ है, बट जब भी होता है तो देखते हैं व्हाट्स माई परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू दिस टाइम। बट मैं यही बोलना चाहूँगी इंटरव्यू को लेके कि आप अपनी पर्सनालिटी को उस 2-3 महीने में डेवलप करने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपको ये इंश्योर करना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो रही है आपके अंदर। फिर और इसके अलावा लोग कमिंग ऑन टू के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, ये कोचिंग क्लासेस जो लोग लेते हैं, तो मैंने तो जैसे पहले ही बताया कि मैंने टोटली सेल्फ स्टडी करके रखी है। तो फिर मैंने ना कोई मॉक टेस्ट दिए ना मॉक इंटरव्यूज दिए। बट प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आप बिल्कुल इस चीज़ को गो ऑन कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हर इंसान, हर टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है आपको सूट करे। इफ़ इट सूट्स यू देन इट्स ओके, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गो ऑन। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टेस्ट वगैरह दीजिए। मैंने नहीं दिया बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और कहीं ना कहीं आपको और बेटर बनाती हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। और अगर मॉक इंटरव्यू आपको ज़रूरी लगता है तो वो भी कीजिए। आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा परिवार था जिनका सपोर्ट था मेरे लिए। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी की बात, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बता सकूँ मैंने रैंक 2 कैसे हासिल किया है। तो नाउ कमिंग अपॉन टू कंक्लूजन, आई वुड से कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं। ये मैसेज मेरा सारे पेरेंट्स को लेके भी है कि प्लीज़ अपने बच्चे पे कभी दबाव मत दीजिए, कभी दबाव मत दीजिए। वो जो करना चाहते हैं उसमें उन्हें फ्री छोड़िए और उन्हें हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी की बात। और ऑब्वियसली मैं ये चीज़ पहले से फिर से बोल दूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी आपको सूट करे, तो क्योंकि ये गलती कभी मत कीजिएगा कि किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो कर ले। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है प्लीज़ गो विद दैट। अब मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम प्रोसेस में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड गेम भी है। बिकॉज आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इसमें 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और कभी कभी ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है।
तो ऑब्वियसली आपको मेंटली इस चीज़ को लेके स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के थ्रू सेल ऑन करोगे। और इसलिए पेरेंट्स उनके बच्चे करना चाहते हैं, उनको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए बिना किसी बर्डन दिए या फिर किसी टेंशन से, बाकी टेंशन से दूर रख के। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने हर टेंशन से दूर रखा, उन्होंने इंश्योर करा कि मैं बस अच्छे से पढ़ाई करूं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए। आपके बच्चे अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप उन्हें उस फील्ड में हाइट्स टच करने के लिए मोटिवेट कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान का अलग अलग टैलेंट है। बोला भी जाता है कि फिश कैनॉट क्लाइंब अ ट्री बट दैट डजंट मीन किड कैनॉट स्विम। ऑब्वियसली वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। तो आप इंश्योर करें कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, उन्हें एनर्जी दें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं उनका, ताकि उन्हें आगे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। वो इस एग्ज़ाम को क्या, या वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसे प्रॉपरली सेल थ्रू कर लें। और इसके अलावा ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहिए, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप इसमें नई चीज़ों को सीख रहे हैं, इस चीज़ को इंडोर्स कीजिए, क्योंकि आप बहुत बेहतर पर्सन बनेंगे इस एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान। तो फिर ऑब्वियसली आप हमेशा एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखिए। ये कभी मत सोचिए कि नहीं होगा। मैंने हमेशा से ये सोचा था और आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो कि मैंने जो भी सोचा वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। इसलिए मुझे ये चीज़ें फील होती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स है वो सराउंडिंग्स में स्प्रेड होकर जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको कन्वर्ट करती है रियलिटी में। तो इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, सही सोचिए, कभी डिप्रेस नहीं होइए। बीइंग अ स्टूडेंट एक और चीज़ होती है कि हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है कि यू गो ऑन थ्रू हाई एंड लो टाइड्स। तो जब आप लो टाइड्स पे हो तो आप परेशान ना हो, हेल्प लें मोटिवेटर्स की। और इस चीज़ को इंश्योर करें कि क्योंकि अगर लो टाइड्स आए तो हाई टाइड्स भी आएंगे। इस चीज़ के टाइम डिप्रेस नहीं होना है, एटीट्यूड बनाए रखिए, मेहनत कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। कंसिस्टेंट रहिए, अपने लिए लॉयल रहिए, अपनी मेहनत के लिए ऑनेस्ट रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।